हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं हम आपका एक नए लेक्चर में हिस्ट्री के। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे थे, या मगध के उत्थान को हम लोगों ने पढ़ा था कि मगध का उत्थान कैसे हुआ। उत्तर वैदिक काल के बाद 600 बीसी में दो चीजें आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी चीजें? एक तो आपको बौद्धिज्म और जैनिज्म, दो धर्म नए उदय होते दिखते हैं। क्यों होते हैं? ब्राह्मणवादी वर्चस्व को रोकने के लिए, या एक तरीके से ब्राह्मणवादी वर्चस्व को, उसमें जो रूढ़िवादिता थी उसको रोकने के लिए हम अपने धर्म में इसमें देखेंगे 62 संप्रदायों का उदय देखते हैं इस काल में। ठीक, ये दोनों घटनाएं समकालीन चल रही है, मतलब कि बौद्धिज्म और जैनिज्म और ये मगध के उत्थान दोनों समकालीन घटनाएं हैं। और एक तरीके से अगर समाज में देखा जाए तो द्वितीय नगरीकरण का चरण है। द्वितीय नगरीकरण इन द सेंस सेकंड अर्बनाइजेशन, मतलब कि जनपद से महाजनपद की तरफ बढ़ रहे हैं हम। एक तरीके से आप देखें तो कृषि का विस्तार हो रहा है, साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, स्टैंडिंग आर्मी बन रही है, कर व्यवस्था स्टैब्लिश्ड हो रही है, सभा समिति बन रही है। इसमें आप देखेंगे आगे गणतंत्र देखने, लिच्छवी वैशाली गणतंत्र देखने को मिलते हैं। सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें बताया था ऐसे कि मगध के उत्थान में क्या क्या महत्वपूर्ण थी, किसका मतलब मगध के उत्थान में मतलब कौन किया था, बृहदत्त और जरासंध द्वारा उसका मतलब उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। एक तरीके से आप जरासंध को देखेंगे और उन दोनों के बीच के वर्षों मतलब की लड़ाई जो हुई उसमें उन्हीं का परिणाम मगध का उत्थान। एक तरीके से आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे 4 महाजनपद को देखने को मिलता है। कौन कौन से? मगध, कौशल, वत्स, अवंती। ये 4 महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली थे। ठीक, उनमें भी सबसे शक्तिशाली कौन था? महाजनपद मगध, जो आने वाले अपने विभिन्न वंशों द्वारा उसको मतलब पोषण किया गया। पोषण तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका संपोषण तरीके से उस पर शासन जो राजवंश या शासन कर रहे थे उनके द्वारा उसको चरमोत्कर्ष बोल सकते हैं। हालांकि चरमोत्कर्ष आप देखेंगे मौर्य एम्पायर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये डिक्लाइन फेज में जाने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका टाइम अगर आप देखेंगे हर्यक वंश है, ठीक, शिशुनाग वंश है, महापद्मनंदन जिसको बोलते हैं। ठीक, टाइम पीरियड क्या क्या है? 544 से 412, और फिर 412 से 344, 344 से 322 ईसा पूर्व तक, जब चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराएंगे तो मौर्य वंश की नींव पड़ेगी। ठीक, जिसको बोलते हैं द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन द एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि एक तरीके से आप देखेंगे अखंड भारत की जो इन्हीं राजवंश में से आगे के रूलर आएंगे जो अशोक है, उनके बारे में पढ़ेंगे तो अशोका ग्रेट क्यों कहा गया उन्हें। ठीक है, उन्होंने अखंड भारत का एक तरीके से स्थापना की। अखंड भारत इन द सेंस आप देखेंगे, कभी मैप उठा के देखेंगे, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, ये सब क्षेत्र और नीचे से दक्षिण भारत का क्षेत्र सम्मिलित तो पूरा संपूर्ण भारत अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो आज विभिन्न देशों में बटा हुआ है। ठीक, उसकी नींव अशोक ने देखी थी। ठीक, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या चीजें हम पढ़ रहे थे? हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में, अजातशत्रु, बिंबिसार के बारे में पढ़ा था, फिर बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के बारे में हमें पढ़ना था। ठीक, मैं लेक्चर को स्मॉल लेक्चर में करके देखता हूँ कि मतलब कि लेक्चर लंबा हो जाएगा तो बोरिंग होगा, इसलिए आप लोग डेली सेशन को अटेंड करिए और लेक्चर को देखिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन अभी 3-4 दिन पहले यूपीएससी का पेपर हुआ। यूपीएससी का पेपर अच्छा आया था इस बार इनकम्प्लीट 2023 के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के लेवल एलिमिनेशन मेथड लग रहे थे। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगे, करंट अफेयर का वेटेज हल्का कम हुआ। हिस्ट्री का क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं है, 9 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए थे। पॉलिटी का वेटेज बढ़ा है, हालांकि रहता है पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी से बढ़िया थे। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बढ़े था। ज्योग्राफी एनवायरमेंट का पोर्शन जो था काफी था, कम से कम 25, 26, 27 ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। और हालांकि पेपर ओवरऑल बढ़िया था, तो कट ऑफ इस बार ज्यादा जाने के चांसेस आप लोग, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन करेक्ट कट ऑफ थोड़े से ज्यादा जाने की है। अगले बार तो 75 ही कट ऑफ गई थी। ठीक है, चलिए हम चलते अपने टॉपिक की तरफ। अजातशत्रु जो थे बिंबिसार के पुत्र या उत्तराधिकारी भी बोल सकते हैं इनको। ठीक, इनको एक तरीके से इतिहास में पितृ लिखा भी है मैंने, पितृहंता और कुड़िक के नाम से जाना था। पितृहंता क्यों? क्योंकि अपने पिता की हत्या कर राजवंश या एक तरीके से राजगद्दी प्राप्त की थी। अब देखिए वो चरण स्टार्ट है, मध्यकालीन तो नहीं बोल रहे, एंशिएंट हिस्ट्री से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अशोक के समय आप पढ़ेंगे कि अपने 99 भाइयों का कत्ल कर कुछ बौद्धों ग्रंथों में लिखा गया 99 भाइयों का कत्ल कर राजगद्दी प्राप्त की थी, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी से आप देखेंगे उत्तराधिकारी सक्सेशन वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक, राजगद्दी के लिए। तो बिंबिसार का पुत्र था और माता का नाम था चेलन्ना। चेलन्ना कहाँ की राजकुमारी थी? पंजाब की राजकुमारी थी। मैंने बिंबिसार में पढ़ाया था, बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। ठीक, इन्हें पितृहंता और कुड़िक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, मैं तो कॉलम में पूछ देता है इनका उपनाम या एक तरीके से इनको कुड़िक किसका उपनाम है। ठीक, हिस्ट्री में पितृहंता और कुड़िक।
के नाम से जाना जाता है। 2 राज्यों को जीता, कौशल और वैशाली। वैशाली जिसे लिच्छवी गणराज्य भी बोलते हैं, ठीक। इनके मंत्री थे वस्त्रकार, द्वारा वैशाली में फूट डालकर उसे जीता गया। वैशाली एक ऐसा महाजनपद था, मगध के बगल में ही है। आप कभी जाएंगे बिहार तो देखिए, वो ऐसा एक तरीके से गणतंत्र है। वहां के लोग जो थे अपने राष्ट्र के प्रति बहुत समर्पित थे, मतलब कि कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, इसीलिए उसे जीतना इतना आसान नहीं था। अजातशत्रु ने प्रयास किया था लेकिन वो जीत नहीं पाया था, ठीक। तो अजातशत्रु ने फिर वही बोलते हैं कि साम दान भेद हर चीज को लागू करके या अपना कर इंप्लीमेंट कर उस क्षेत्र को जीता गया। अपने मंत्री में मतलब कि इसने अपने मंत्री को वैशाली भेज दिया, ठीक। वाद विवाद होने की मतलब कि एक तरीके से ढोंग रचा के वहां भेज दिया, और फिर वहां की जितनी भी नीतियां थी या चीजें थी उसमें फूट डालकर वो सब सारी चीजें जानकारी लेकर वहां फूट डाल दिया, और उसके बाद जाकर कहीं वैशाली को जीता गया था, ठीक। वैशाली वही है सीता माता का जन्म स्थली, जनक जी जहाँ के थे वो। तो वैसे हम रामायण में नहीं जाएंगे। इनके शासन के 8वें वर्ष के दौरान, ठीक, बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक। राजगृह में इन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। हालांकि आप जब देखेंगे बौद्धिज्म जब पढ़ा रहा था मैंने बोला था बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो उनके मतलब शरीर को 8 भागों में बांटा गया था, ठीक। और 9वें भाग में उनके बर्तन जो खाते थे उसमें रखा गया। 9 स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो उस पर भी वाद विवाद हुआ, क्योंकि कुशीनगर जो देवरिया के पास का क्षेत्र है, वहां इनकी मृत्यु निर्वाण प्राप्ति हुई थी। वहां के राजा और अजातशत्रु में एक तरीके से वाद विवाद हुआ। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि बुद्ध एक क्षत्रिय थे, तो उन्होंने उनकी बॉडी को लेकर दाह संस्कार जो भी किया, बॉडी पार्ट्स को डिवाइड किया और स्तूपों का निर्माण कर उनको रखा उसमें, ठीक। पहली बौद्ध समिति जो थी 483 बौद्ध समिति क्यों हुई? बुद्ध के ज्ञान को संग्रहित करने के लिए हमें बौद्ध समिति का एक तरीके से स्थापना या निर्माण करना पड़ा था। एक तरीके से अब 4 बौद्ध समिति देखेंगे, अजातशत्रु, कालाशोक के समय, अशोक के समय, 4 बौद्ध समिति आपको देखने को मिलेगी। मैंने पढ़ाया भी, फिर मैं लिखा दूंगा उस चीज को, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध समिति हुई थी, ठीक। ये अपने युद्ध में 2 हथियारों का प्रयोग करते थे। आप लोगों ने बाहुबली देखी होगी, ठीक। बाहुबली में आप लोगों ने जो भल्लाल देव का रथ था, रथ के आगे आप देख रहे होंगे कि चक्र की तरह चलता था, ठीक। वो चक्र ही एक तरीके से वो थीम जो है, आप लोगों ने उसके पहले उस राज्य का नाम जो महिष्मती साम्राज्य था वो भी एग्जिस्ट करता था। राजा मौलवी साहब वहीं से इस कैरेक्टर को नहीं, उस थीम को उठाएं उस जगह से, और फिर जो युद्ध टेक्निक्स थी वो यहाँ से उठाया गया, ठीक। रथमुसल जिसे बोलते हैं, जो रथ के आगे चक्र लगे होते थे, ठीक, रथमुसल। और महाशिला कंटक का मतलब किसी ऑब्जेक्ट से बड़े बड़े पत्थरों को हवा में प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह दूसरे अपनी विरोधी सेना के ऊपर फेंकना। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी तो आप लोगों को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। उदयन द्वारा हत्या कर देखिए, कहा गया है ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वैसे ही जैसा कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की, ऐसा कई बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, ठीक। फिर उसके बाद आप देखेंगे अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने भी उनकी हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की, ठीक। तो कहते हैं कि कर्मा रिटर्न आता है, ठीक है। ये चीजें तो चलिए उदयन के बारे में पढ़ते हैं। उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे, ठीक। अजातशत्रु के पुत्र में उत्तराधिकारी थे उदयन। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक, या जैन धर्म के फॉलोअर थे, ठीक। इन्होंने क्वेश्चन पूछता है कि उदयन ने किसकी स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक। और पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम था कुसुमपुरा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक। कुसुमपुरा था, ठीक। और पटना का नाम जो था पाटन देवी के नाम पर पड़ा है, ठीक। इसीलिए इनसे कुछ खास नहीं, बस पाटलिपुत्र की स्थापना, इसलिए नॉर्मल मैंने लिखा, पूछ देता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना कैसी थी? उदयन। इस वंश के आखिरी राजा जो थे या आखिरी शासक जो थे नागदशक थे, ठीक। और नागदशक के अंडर में एक मंत्री होते थे उनके, कौन? शिशुनाग। उन्होंने उनकी नागदशक की हत्या कर नागवंश की स्थापना की, ठीक। चलिए आइए हम नागवंश के बारे में पढ़ते हैं। संस्थापक कौन थे? नागवंश, ठीक। नागदशक के मंत्री थे, ठीक। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। इन्होंने वत्स और अवंती को, क्वेश्चन पूछता है कि वत्स और अवंती को किसने जीता? वत्स और अवंती को महाजनपद जो था उनके द्वारा जीता गया था, ठीक। अपनी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र से पहली बार देखिए मगध की राजधानी परिवर्तित होगी, ठीक। ये नहीं कि शुरुआत में तो आप देखते हैं कि राजगिरी रहती, राजगिरी बाद पाटलिपुत्र। अब दूसरी बार आप देखेंगे पाटलिपुत्र से वैशाली। किसने बदला था? अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गए, ठीक, शिशुनाग। उनके मृत्यु के पश्चात जो उनके पुत्र थे
या उत्तराधिकारी जो पुनः पाटलिपुत्र ले गए कौन थे? कालाशोक। आप फिर पढ़ेंगे कालाशोक के समय ही आप देखेंगे दूसरी बौद्ध समिति आपको देखने को मिलती है, या बौद्ध समिति, ठीक, कालाशोक के समय देखने को मिलती है दूसरी बौद्ध समिति, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। इसके बाद मैं महापद्मनंद के बारे में पढ़ाता हूँ, नंद वंश के बारे में पढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। कहते हैं कि नंद वंश की स्थापना जो था महानंदिन की हत्या कर महापद्मनंद ने की थी, ठीक। नंद, इसमें बहुत विवाद भी है। एक नंदीवर्धन थे और एक महानंदिन। कहते हैं कि महानंदिन ने नंदीवर्धन की हत्या की, फिर महापद्मनंद ने महानंदिन को हटाकर नंद वंश की स्थापना की थी, ठीक। एक तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश है, ठीक है। पाटलिपुत्र को चरमोस को या उसको मजबूत बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान था महापद्मनंद का, ठीक। आप देखेंगे इसी के समय आप देखेंगे आक्रमण हुए, डेरियस प्रथम, साइरस और दारा, डेरियस सेकेंड का। फिर आप देखेंगे यूनानी आक्रमण, अलेक्जेंडर द ग्रेट का आक्रमण हुआ धनानंद के समय। अब पंजाब में रोपड़ के पास आप देखेंगे पूरा से युद्ध हुआ, पढ़ाएंगे आगे, ठीक। इनके शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध हो गया, ठीक। तक्षशिला विश्वविद्यालय क्वेश्चन पूछता है कि तक्षशिला विद्यालय किन दो नदियों के बीच में? सिंधु और झेलम के बीच में, ठीक। सिंधु और झेलम के बीच में वो स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान पेशावर में, ठीक। कहा जाता है कि तक्षशिला की स्थापना जो थी रामायण काल से संबंधित है, मतलब कि रामायण में जो राम के भाई भरत थे उन्होंने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस विद्यालय की स्थापना की थी, तक्ष। हालांकि हम रामायण में नहीं जाएंगे, रामायण दूसरे काल की बात है, ठीक है, वो इतिहासकार जाने। प्राचीन काल में महापद्मनंद को एकराट भी कहा गया। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछे एकराट किससे संबंधित, या एकराट किसका उपनाम है, ठीक, महापद्मनंद का, ठीक। इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक। देखिए कोई भी चीज़ अगर हमें विवरण इतिहास की किताबों में देखने को मिलती है तो आर्कियोलॉजिकल साइट से भी पता चलता है, ठीक। इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? आप कभी रुद्रदामन के एक अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख ये है, ठीक, रुद्रदामन नहीं हाथी गुफा अभिलेख आगे पढ़ाऊंगा, ठीक। इसमें लिखा हुआ है, ठीक, अशोक के आक्रमण के बारे में विवरण है और एक तरीके से महापद्मनंदन जो कलिंग पर आक्रमण के उनके बारे में विवरण है। वो सारी चीज़ें यहीं से ली गई हैं, ठीक, तब जाके हमें किताबों में देखने को मिलती है ये चीज़ें, ठीक। अभी किस अभी क्वेश्चन पूछेगा कि महापद्मनंद द्वारा जो आक्रमण कलिंग पर किया गया था उसका विवरण कहाँ पे मिलता है हमें, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में देखने को मिलता है, ठीक। पाणिनि जो अष्टधाई के लेखक है वो किससे समकालीन थे? महापद्मनंदन की, ठीक। ये क्वेश्चन पूछेगा पाणिनि किसके समकालीन थे, ठीक, क्वेश्चन पूछता है कई बार ऐसे। इनके मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र धनानंद उत्तराधिकारी बने, ठीक। अपने शासन काल में करों की वृद्धि के कारण इन मतलब की वृद्धि हो। देखते हैं आप एक चीज़ आप देखते हैं कोई भी साम्राज्य कितना भी बड़ा हो एक बार अपने पीक पे उठता है, पीक के बाद कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं मतलब वो धीरे धीरे उसका पतन शुरू होता है। जैसे अशोक हो गया, कई लोग अशोक या मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के लिए उनकी नीतियों को सहिष्णु नीतियों को जिम्मेदार ठहराते कुछ इतिहासकार, लेकिन ऐसा नहीं था। आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में क्यों हुआ ऐसा, ठीक। विद्रोह हुआ मतलब कि करों में वृद्धि के कारण उनके क्षेत्रीय जो लोग थे या आसपास के लोग विद्रोह करने लगे, ठीक। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्यों? धनानंद को, ठीक। इनको तो स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा चंद्रगुप्त के बारे में अगले लेक्चर में, ठीक। तो इनके दरबार में धनानंद के दरबार या समकालीन जो थे चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो एक तरीके से तक्ष विश्वविद्यालय के एक तरीके से प्राचार्य बोले या प्रधानाचार्य या वहाँ के विद्यार्थी भी रह चुके थे, ठीक। तो उन्होंने धनानंद ने एक बार उनकी बेइज्जती कर दी थी, तो बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक तरीके से उन्होंने अपनी जटा को खोला, मतलब चुड़की जो रखते थे पहले के लोग, जितने भी प्रख्यात ज्ञानी लोग होते थे, उन्होंने अपनी जटा को खोला और कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब नंद वंश को भारत के साम्राज्य से पूरी तरीके से मिटा देंगे। तो इन्होंने इनकी मदद जो थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कहा जाता है कि एक बार विष्णुगुप्त किसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो एक तरीके से चंद्रगुप्त अपने बचपन की अवस्था में अपने मित्रों के साथ किसी जगह पर बैठकर एक तरीके से कुछ बोल रहे थे कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और आप हमारी प्रजा हो। तो इनकी बातों को चाणक्य ने सुना और उनको फिर एक तरीके से प्रपोजल बोले, एक तरीके से उन्होंने उस लड़के में वो चीज़ें देखी कि भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर में इनका नाम लिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, मौर्य वंश को ही पूरी तरीके से। तो उन्होंने उनको ऑफर दिया था कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। फिर उन्होंने सारी चीज़ें ज्ञान विद्या एक तरीके से शस्त्र शास्त्र हर चीज़ें सिखाई। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली, ठीक। अगले लेक्चर में मौर्य वंश को पढ़ेंगे, उसके पहले हम मगध का समाज को पढ़ लेते, ठीक।
मगध का समाज भी आप देखते हैं कि 4 वर्णों में विभाजित था, लेकिन अब देखेंगे कर्मकांड स्टार्ट हो गया। कर्मकांड इन द सेंस अब ज्ञान के आधार पर वर्ण व्यवस्था न होकर धर्म आधारित हो गई। धर्म आधारित मतलब कि जात पात पे हो गई, ठीक। अब धीरे धीरे मिलावट होने लगी थी। 600 BC में दूसरी नगरीकरण, अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं। पहली कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। दूसरी 600 BC में मौर्य या मगध के उत्थान से स्टार्ट होती है। धर्म क्या है? 6वीं शताब्दी में हमें 62 संप्रदाय का उदय देखने को मिलता है, ठीक। उनमें थे बौद्ध और जैनिज्म प्रमुख हैं, ठीक। किसके लिए? ब्राह्मणवादी वर्चस्व को रोकने के लिए, या एक तरीके से उनमें जो मिलावटी या रूढ़िवादी जो हो गए थे उनको रोकने के लिए, ठीक। इन संप्रदायों का उदय हुआ था। अर्थव्यवस्था क्या थी? अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित कृषि और व्यापार आधारित थी। आप जानते हैं कि लोहे का आविष्कार हो चुका था 1000 BC में ही। अब धीरे धीरे लोहे के फावले बनने लगे, खेती अच्छी होने लगी। आयरन की, लोग बोलते हैं कि आयरन रिवोल्यूशन के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उनमें से एक प्रमुख था कृषि विस्तार, ठीक। उच्च उत्पादन हुआ। चावल की खेती होती थी क्योंकि वो नदियों के बीच का क्षेत्र है, बंगाल के आसपास का है, वो पानी वाला क्षेत्र है, इसलिए चावल में पानी भी ज़्यादा था, इसलिए चावल की खेती अधिक होती थी, ठीक। पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के, जिन्हें टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टियों से बनाए हुए जो सिक्के होते थे उसे कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे विदेशी आक्रमण होने लगे। कौन कौन से? ईरान से आक्रमण कुछ हुए थे, साइरस के द्वारा, डेरियस प्रथम और डेरियस सेकंड। डेरियस सेकंड को दारा भी बोलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आक्रमण हुए थे उनमें से द अलेक्जेंडर ग्रेट, यूनानी शासक जो था, बोलते हैं कि उसने कसम खाई थी कि सारी दुनिया को जीतेंगे, ठीक। लेकिन वो भारत में कभी एंटर नहीं कर पाया, झेलम नदी को पार नहीं कर पाया, ठीक। उसने सुन रखा था कि भारत में एक ऐसा साम्राज्य है पाटलिपुत्र जो बहुत प्रख्यात है और बहुत वर्चस्व है, बहुत धन है वहाँ पे, ठीक। तो उसने एक बार भारत पर आक्रमण करने की सोची थी, ठीक। तो अगले लेक्चर में मौर्य वंश या और इसके बारे में द अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। तो लाइक करिए, सेशन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जब भी देखें तो अपने दोस्तों को आसपास या शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।